नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में ओबीसी के संदर्भ में। पिछड़ा वर्ग का जो मामला है उसको लेकर पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में विवाद की स्थिति है। विवाद राजनीतिक भी है और अदालती भी है। दरअसल अदालत ने एक याचिका पर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर एक तरह से रोक लगाई थी। इसके बाद मामला गर्म हो गया और बीजेपी कांग्रेस इसको लेकर आमने सामने है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अदालतों में जब ये मामला गया तो फिर जितनी भी नौकरियाँ निकली उसमें 14% तो आरक्षण दिया ओबीसी को, लेकिन 13% होल्ड कर दिया गया, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिलना था। लेकिन हाई कोर्ट जौलपुर के आदेश के बाद ये 13% होल्ड पर चला गया, यानी सिर्फ 14% आरक्षण मिला और बाकी 27 में से 13 को रोक दिया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। इसको लेकर बहुत सारे बयानबाजी और तकरार होती है, लेकिन आज चर्चा की वजह ये कि कल मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की बात की है। कांग्रेस ने इस पर ऐतराज़ किया है कि इसमें सर्वदलीय बैठक की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसमें जो गलतियाँ की उस पर माफ़ी मांगे और अदालत में अपना जवाब दे दे। सरकार से गलती ये हुई थी कि आरक्षण का मामला ओबीसी की आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अदालत में 48% का गया था कि ओबीसी 48% है, और बाद में इस पर बात की गई तो ये 52% निकला, ऐसी बात कही जा रही है। अब ये 52% आबादी ओबीसी की मध्य प्रदेश में है। इस आधार पर 27% आरक्षण की डिमांड ओबीसी के लोग कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर किचकिच मची हुई है सियासी तौर पर भी, और अदालत में तो सरकार पर आरोप है कि उसने 100 करोड़ रुपए वकीलों की फीस में चुकाए हैं, बजाय इसके कि वो अपनी गलती स्वीकार करती और 27% आरक्षण की बात करती। अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसको हम चर्चा में लेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के पहले सुनते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उमंग सिंगार का क्या कहना है। दोनों को सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं, और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि आइए हम सब मिलकर के विकास के एक एक एजेंडे को नीचे तक लागू करें, और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश को नंबर 1 के राज्य के स्तर पर पहुंचाए। सरकार की मंशा है कि इनको आरक्षण देना ओबीसी का, तो सरकार चुप क्यों बैठी है? 28 तारीख का इंतजार क्यों कर रही है? आज ही आदेश करें, आज ही आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दें, विड्रॉ करें। कांग्रेस ने तो पहले कह चुका कि अध्यादेश हम लाया, अधिनियम कानून हमने बनाया कमलनाथ जी के समय, और जैसे ही सरकार गिरी शिवराज जी ने स्टे ले लिया। क्यों स्टे लिया आपने? कि सर्वदलीय बैठक सरकार की नाकामी छुपाने का प्रयास है। स्पष्ट है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर आरक्षण मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण मिलेगा, बीजेपी सरकार के कारण नहीं मिलेगा। अब ये आरक्षण किसकी वजह से मिलेगा और किसकी वजह से नहीं मिलेगा, इसी पर विवाद है, क्योंकि इस पर वोट का मामला टिका हुआ है। अब राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त भी आ गया है। सवाल ये कि किसको इसका श्रेय मिलेगा। कांग्रेस कह रही कि इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट को देंगे, और बीजेपी का कहना है कि हमने आम आदमी से लेकर सबको आरक्षण दिया है
और इसका श्रेय भी हमारे खाते में जाता है। तो चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हमारे 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स और सोशल एक्टिविटी के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी फोन लाइन पर हैं, और बहुत जल्द जूम पर जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पत्रकार श्री गौरव चतुर्वेदी जी। अभी तकनीकी दिक्कत की वजह से संभवतः उनसे लेकिन संपर्क हो गया है, वो हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दरअसल सारा मामला श्रेय का है राजनीति में। ये जो पूरा मसला है ये 2019 से एक तरह से सामने आया, जो चर्चाओं में आया और सरगर्म हुआ। हाई कोर्ट में ये मामला गया था, 2022 में भी वहाँ हुआ। कई सारी याचिकाएं जब लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इकट्ठा करके एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि सरकार ने इस मुद्दे पर, इस सीधे साधे से मुद्दे पर 100 करोड़ रुपए अदालत में वकीलों की फीस पर खर्च कर दिए। बेहतर होता है कि इस पर सरकार अपना हलफनामा बदलती और 52% ओबीसी की आबादी का हलफनामा देकर 27% आरक्षण की बात को आसानी से मान लिया जाता, तो संभवतः ये नौबत नहीं आती। लेकिन राजनीति में तू डाल तो मैं पात सितंबर में सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा लगातार। इस मसले पर जैसा हमने सुना कि मोहन यादव कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कल सर्वदलीय यानी 28 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाते, इस पर सब बात कर लेते हैं। इसमें कांग्रेस ने लगभग जाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर वो बैठक में शामिल होगी तो इसका पूरा श्रेय भाजपा लेकर जाएगी। गौरव जी, मामला आरक्षण का है। 73, 76, 78% आरक्षण हो जाएगा अगर ओबीसी को 27% आरक्षण की बात करें। अभी तकनीकी मामला रूप से तो मामला ये अटका हुआ है। 14% आरक्षण मिल रहा है, 13% होल्ड पर है। सारी नौकरी में यही स्थिति है और प्रमोशन में आरक्षण पर भी विवाद चल रहा है। आपकी राय इस पूरे मसले को, 27% आरक्षण को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के बाद, आदेश के बाद अगर ये मिलना शुरू होता है तो श्रेय कौन ले जाएगा? बीजेपी, कांग्रेस या फिर अदालत के खाते में जाएगा? आपका इस पर क्या सोचना है? निर्देशों के तहत आरक्षण की सीमा को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे सामाजिक संतुलन बिगड़ने की संभावना रहेगी। अगर एक वर्ग को आप ओबीसी को आरक्षण ज्यादा देने की बात करेंगे या अन्य वर्गों के आरक्षण को कट करने की बात करेंगे तो भी विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए ये बात बिल्कुल तय कि मिल बैठकर ही इसका हल निकालना होगा, लेकिन कोर्ट जो निर्णय देगी वो निर्णय सर्वमान्य होगा और सर्व स्वीकार्य होगा जी। अब बात है जहां राजनीतिक श्रेय की, तो वो दोनों राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को खेलने का काम कर रहे हैं। सरकार को इसमें सबसे पहले अपनी जो पुरानी गलतियां हुई हैं उनको सुधारते हुए आगे बढ़ने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, वो फैसला भी कई बार सरकार के लिए गले की हड्डी बनने वाली स्थिति खड़ी कर देगा। जी, आपकी आवाज कुछ और कहेंगे गौरव जी? नहीं, बस दरअसल ये मामला पूरा सियासी खेल ही है। हमने चर्चा में भी कहा कि ये जो आरक्षण पर किचकिच हो रही है ये पूरा सियासत का मामला है। इसमें ओबीसी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपने कहा है इस बात से आमतौर पर सारा हिंदुस्तान सहमत होगा कि अगर आप एक सीमा से ज़्यादा आरक्षण करेंगे तो दिक्कत जाएगी। लेकिन सियासत अगर खेल में शामिल होगी तो फिर सियासत समाज की शांति को भंग करती है, क्योंकि राजनेताओं की नीयत सिर्फ वोट पर होती है और वोट के बदले चाहे खून बह जाए, चाहे सामाजिक विद्वेष पैदा हो जाए, उन्हें इससे लेना देना नहीं होता है। वो तो ये मानते कि जितना पसीना बहेगा उतने वोट बढ़ेंगे और जितना खून बहेगा वोट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारा मामला अदालत पर निर्भर हो गया है। अदालत के फैसले पर मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि सर्वमान्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन यही मामला है कि एमपीपीएससी का जो मामला था, जिस वजह से ये विवाद शुरू हुआ, कुछ लोग अदालत गए और अदालत में जब ये मांगा गया कि संख्या कितनी है ओबीसी की मध्य प्रदेश में, पिछड़ा वर्ग के कितने लोग हैं मध्य प्रदेश में, तो जो आंकड़ा गया था वो 48% का गया था जनसंख्या का, लेकिन बाद में ये 52% है। अब अगर इस आंकड़े की वजह से ये विवाद हुआ है तो फिर जो आंकड़ा दिया गया था वो तंत्र और सरकार, मुझे लगता है कि
जरूर इस गुनाह में शामिल रही होगी या बच नहीं पाएगी और उसका खामियाजा उनको भुगतना भले ना पड़े। लेकिन इस विवाद में जो लोग पिछड़ गए हैं नौकरी के मामले में, वो बेचारे जरूर किलप और कोस रहे होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं टेलीफोन लाइन पर। रमेश जी, आपका इसमें क्या सोचना है? सितंबर से सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार सुनवाई करेगा। राघवेंद्र, सितंबर से सुप्रीम कोर्ट डे बाई डे सुनवाई कर रहा है, लेकिन मतलब इस पूरे मामले में मैंने देखा है कि मोहन यादव की अदूरदर्शिता, राजनीतिक अदूरदर्शिता सरकार को बहुत संकट में डाल रही है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे, जो हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था उसे हटा दिया और सरकार ने जो 13% पदों को होल्ड पर रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इनको होल्ड पर रखना अनावश्यक था, इनको आरक्षण देना था, क्योंकि अब 27 ये सितंबर से सुनवाई हो रही है। तो मोहन यादव ने इसमें जो लेस लाली की और दूरदर्शिता दिखाई, इससे जो हो हल्ला कांग्रेस ने किया है, इस मुद्दे आरक्षण को देने का काम तो कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन ये बीच में अदालती टांग अड़ गई और उस वजह से रुक गया। लेकिन आज की स्थिति में इसका राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति कांग्रेस की है। मोहन यादव की अदूरदर्शिता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि इनने मूंग खरीदी के मामले में अपने हाथ ऊंचे कर दिए थे। मुख्यमंत्री को यह सोचना चाहिए था कि ये इसकी दूरदर्शिता दिखानी चाहिए थी कि ये मुद्दा कहां तक जाएगा। किसान इस देश का 70% किसान है, और अगर उसके मुद्दे पे हम पीछे हटेंगे तो ये कितना ज्वलनशील मुद्दा है। और बाद में आगे मतलब उसको खरीदना पड़ा और वो धर्मेंद्र जो चौहान है वो उसको नेता बना दिया अगले जिनने अपने मोहन यादव ने। तो इस मुद्दे पे भी कांग्रेस जितना हो हल्ला, कांग्रेस बड़ी सफाई से अपने पत्ते चल रही है, वो हो हल्ला भी जम के कर रही है। उनने समाज में एक मैसेज भी दे दिया है कि वो ओबीसी के आरक्षण के पक्षकार सबसे ज्यादा कांग्रेस है, और वो सर्वदलीय बैठक में ना जाके इसका जो मोहन यादव श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है, उससे भी वो कांग्रेस अपने आप को सुरक्षित कर रही है। तो मोहन यादव जी ने इस मामले में जो भी अदूरदर्शिता दिखाई है वो अब इनके गले पड़ने वाली है। और ये तो तय है कि ऐसे मुद्दे जब आगे बढ़ जाते हैं तो इन मुद्दों पर पीछे हटना राजनीतिक दृष्टि से आत्महत्या होता है। तो मोहन यादव को इस मामले पर बड़ी सफाई के साथ अपने पत्ते खोलने चाहिए। कांग्रेस इसमें गेम कर रही है, वो किसी की तरह रोक नहीं रहा है इनसे। दरअसल रमेश जी, मुख्यमंत्री जो भी कुछ कर रहे होंगे उसमें कानूनी राय और पार्टी की लाइन महत्वपूर्ण होती, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पर कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रदेश की लीडरशिप कोई निर्णय नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं इस मामले में पार्टी हाईकमान, कानून, इन सब की राय है, तब जाकर ये स्थिति ऐसी बनी है। लेकिन जो देवदत्त जी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया कि 27% ओबीसी के आरक्षण पर कोई जुडिशरी की स्टे नहीं है, यानी कोई न्यायिक रोक नहीं है। 28 फरवरी 2025 का ये एक तरह से फैसला था, और इसमें जो आरक्षण को लेकर चुनौती दी गई थी उससे अब ये साफ हो गया है कि इसको लागू करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। सरकार चाहे तो लागू कर सकती है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर लगातार डे बाय डे प्रतिदिन सुनवाई करेगा, तो हमें लगता है कि सरकार ये चाहती कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से एक रूपता आ जाए और सरकार उसी हिसाब से कोर्ट में अपने वकीलों के जरिए वहाँ बात करे। तो ये राजनीतिक एकता की बात है आरक्षण के मुद्दे पर, लेकिन सबको पता है कि इसमें राजनीतिक एकता से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं होगा। तो कांग्रेस के लिए ये लाभ का मौका है और वो इसको जरूर भुनाना चाहेगी। अब देखते हैं कल की बैठक में क्या होता है, लेकिन जो एक तरह से चाल या जो काम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, जाहिर है कि कांग्रेस ने इसको भांप लिया है और वो कल, हमें तो नहीं लगता है कि उस बैठक में शामिल होगी, वो इसका किनारा करेगी और सरकार को दोषी ठहराने की बात की जाएगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, वोट समस्या समाधान के लिए बना था, लेकिन वोट समस्या हो गई देश की राजनीति में, और अब प्रदेश में ये आरक्षण का मुद्दा इसी वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कमलनाथ जो पिछड़ों की राजनीति करते आए, उनके लीडरशिप थी, उन्होंने जब सरकार आई तो ये प्रस्ताव पास कराया और सब वो कहानी कोर्ट का अभी तक चलता रहा। लेकिन अब जाके एक बार फिर निर्णायक स्थिति बनी है, और कल सरकार जो भी अब डे बाई डे जो सुनवाई होना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी, जो भी रखती कांग्रेस उसमें मीन में एक निकालती, तो उन्होंने कहा सर्वदलीय बैठक बुला लो कि इसमें तय कर लो। लेकिन कांग्रेस तो ये समझ रही है कि आप
क्या क्यों करना चाह रहे हैं। कांग्रेस अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि आप पहले माफ़ी मांगो कि आपने पहले गलत आंकड़े क्यों दिए, पक्ष क्यों नहीं रखा, वो आप सीधा सीधा पक्ष रखो, उसमें बैठक की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात कांग्रेसी बैठक में जाके भी कह सकते, लेकिन श्रेय की राजनीति है, होड़ लगी हुई है दलों में कि इसका श्रेय कौन लेगा। और मैं जहाँ तक देखता हूँ मैदान में ये श्रेय जितना लेने की कोशिश कर रहे हैं उतना श्रेय मिलना किसी को नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत इतना नुकसान हो चुका है कई लोगों का। और आप जब आरक्षण ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं कि हमें पूरा ओबीसी हमारे पक्ष में आ जाएगा, कोई दल ऐसा सोचता है, लेकिन आप जब टिकट वितरण करते हैं तो आंकड़े बुलाते हैं, तो एक सीट पर यदि आपने कुशवाहा को टिकट दिया और वही टिकट बीजेपी ने दिया, वही कांग्रेस ने, तो वो पिछड़ा वर्ग बट गया ना। यादव यादव लड़ गए, लोधी लोधी, कुर्मी कुर्मी। तो ये सब चीज़ें हैं जो व्यवहारिक धरातल में अलग है, ये सब कहने का एक माहौल बनाने की चीज़ें हैं, लेकिन जब व्यवहार पे आता है ज़मीन पे तो ये स्वार्थों का गठबंधन होता है वहाँ पर, और किसके किससे संबंध है, किससे स्वार्थ पूरा हो रहा, उसके वोटों तो बढ़ जाते। कोई इस पे नहीं देते कि हमारा प्रत्याशी भी ये है जाति के, इस जाति के, हम आधे आधे कर लें। ये बहुत दूर की कौड़ी है। तो राजनीतिक लोगों को समझना चाहिए कि ये समाज को ना बांटे इतना ज़्यादा, इतना लड़ाई ना करवाएं, इतना संघर्ष ना करवाएं वोट के लिए, क्योंकि समाज रहेगा तभी देश रहेगा, और समाज के संगठित होने पर भी मजबूत देश बनेगा। और इस तरह की वोटों की बजाय आप जो सबका साथ सबका विकास, यदि एक मानवीय आधार पर बात करते शुरू से ही, जो आरक्षण को लेकर लंबे वर्षों से बहस चल रही है, तो मुझे लगता है ये स्थिति आज नहीं बनती। लेकिन वोट है, एक समस्या हो गई देश में। देखिए, राजनीति में सब चीज़ें लोग करने को तैयार है, बशर्ते कि सरकार उनकी बन जाए। बिल्कुल, वो पसीना, खून, जान साम देना, दाम जान दंड देना भेद। सब कर सकते हैं, साम दाम दंडभेद अपनी जगह। लेकिन जो जीतू पटवारी जी ने कहा है, कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की सरकार लागू नहीं करना चाहती। अब बात यहाँ से शुरू हो रही है। इसका मतलब कि कल जब लागू होगा तो श्रेय कांग्रेस के खाते में लाने की कोशिश की जाएगी और अदालत के। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सर्वदलीय बैठक का मामला है, इसको बुलाकर भाजपा की सरकार, मोहन यादव की सरकार असल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उसने गलत आंकड़ा दिया, और उसके बाद इस पर कोई बात होनी चाहिए। तो मामला बड़ा तकनीकी हो गया, बहुत इमोशनल भी हो गया है, संवेदनशील है, क्योंकि 52% ओबीसी वोट है, 27% आरक्षण की बात हो रही है, फिर प्रमोशन में भी आरक्षण की बात का विवाद है। तो गौरव जी, मामला बहुत सारा है। सरकार कोशिश कर रही है कि इसका श्रेय आपस में बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस परसी हुई थाली को क्यों उनको देने की तैयारी करेगी भाजपा को। जाहिर है कि कल की जो बैठक है उसमें कांग्रेस का नहीं पहुंचना ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती। आपकी राय? से आखिरी समय में आकर ये बात कही कि बैठक होना चाहिए, इसकी बजाय एक सर्वदलीय बैठक के लिए एक एजेंडा तय करती सरकार के हम इन मुद्दों पर ये चर्चा करना चाहते हैं, और कांग्रेस के साथियों से आग्रह करते हैं कि उस मुद्दे पर आए और बैठकर चर्चा करें। जो भी निकाल होता वो एक अलग बात है जी, लेकिन वो वस्तु स्थिति तो सामने रखना थी ना। आप आज बोल रहे हैं और कल सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं, कैसे कोई भी राजनीतिक दल आपकी बैठक में आ जाएगा जब तक वो आपकी मंशा को नहीं समझेगा। बिल्कुल। तो भाजपा को और सरकार को अपनी मंशा जाहिर करना थी कि हम इन मुद्दों पर ये चर्चा करना चाहते। ठीक है, गलतियां होती हैं, सरकारों से भी गलतियां होती हैं, सरकार ने गलत तथ्य रख दिए होंगे, आंकड़े रख दिए होंगे, तो उसको ठीक करने के लिए रास्ता भी है। विरोधी दलों के साथ बैठकर आप उसमें सलाह मशवरा करके उसको ठीक करने की बात भी कर सकते हैं कि अब ये हो गया, हमको इस तरीके से करना होगा। लेकिन जो अचानक कॉल किया गया है वो निर्णय गलत है। थोड़ा समय देना चाहिए था और एजेंडा जाहिर करना चाहिए था सरकार को, तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक उदाहरण पेश किया जाता है। बताया जाता है कि दिसंबर 2022 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक बिल पारित कर दिया था जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की थी। वहाँ पर एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को 32%, शेड्यूल कास्ट को 13% और ईडब्ल्यूएस यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों को 4% आरक्षण, कुल मिलाकर 76% आरक्षण की बात हुई थी। और कहा जाता है कि ये सबसे बढ़िया एक तरह से फार्मूला था, लेकिन हाई कोर्ट ने 2023 में इस पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और वो वहाँ से रोक हटा दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद आरक्षण पर किसी किस्म की रोक नहीं है, लेकिन सरकारों ने इस पर अमल बंद कर दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक 13% होल्ड पर और 14% आरक्षण देने की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी ये सलाह दी होगी, ये उलझाने और उलझने वाली सलाह है। आपको हम सबको याद है कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में जाकर कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को रोक नहीं सकता या आरक्षण को हटा नहीं सकता, जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण मिलेगा। हालांकि इससे नुकसान हुआ, सवर्णों के बड़े तबके ने वोट नहीं दिया और ये मुद्दा भी बना। लेकिन ओबीसी का जहां तक मामला था, हमें लगता है कि शिवराज सिंह उस पर ठीक से खेल गए थे और इस ओबीसी के मुद्दे पर थोड़ा सा मोहन यादव अटक रहे हैं, खटक रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसा लगता है। आपकी छोटी सी टिप्पणी गौरव जी। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही सवाल मेरा रमेश जी आपसे है। राघवेंद्र जी, मैंने अभी भी कहा है कि इसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का मुख्य घटक दल, जो मुख्य जो किरदार है वो राजनीतिक दूरदर्शिता का है। आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है 27% आरक्षण पर कोई रोक नहीं है और 13% की जो कैपिंग की है, होल्डिंग की है, वो अनावश्यक थी, उस पर कुछ नहीं करना था। तो मैं आपको बताऊं, ओबीसी का जो वर्ग है वो शिक्षित है और जो ओबीसी के जो युवा है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि इस पे आप आरक्षण दें। लेकिन यादव सरकार ने, लेकिन रमेश जी, ये बात तो शिवराज सिंह के कार्यकाल से चली आ रही है। ये गलती आज की नहीं है, पुरानी है। मैं बताऊं, नहीं वही कह रहा हूं मैं। तो आज जब अपने मोहन यादव जी को ये देखते हुए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कह दिया कि इस पर कोई स्टे नहीं है, तो इन्हें दूरदर्शिता दिखाते हुए इस पे आरक्षण दे देना था। अब ये मैं आपको बताऊं, इसके नुकसान तो बीजेपी को कुछ होंगे, क्योंकि कांग्रेस इस पे अपर हैंड पे चल रही है। कांग्रेस इस पे बवंडर पहले भी खड़े कर रही है और आज भी कर रही है। और जो ओबीसी का मतदाता है, ओबीसी के जो युवा है, वो इन दोनों को देख रहे हैं और कांग्रेस ने जो इस पे जो पहल की थी और आज कांग्रेस जो पहल कर रही है वो भी देख रहा है और मोहन यादव की दूरदर्शिता वो भी देख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल डिसीजन देगा, इसके बाद मोहन यादव सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो इनको ये सोचना था कि रमेश जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो सरकार को सिर्फ उसका पालन करना है, उसमें फिर कुछ कोई किंतु परंतु नहीं होता। गौरव जी से बात अधूरी हो गई थी। गौरव जी, कुछ कहना चाहेंगे आप, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बात सुन नहीं पा, फोन कट गया था उस समय, आप बता जी। मेरा कहना यह कि इसमें अब श्रेय की होड़ होगी और जो मामला था पुराना शिवराज सिंह सरकार के समय का, वो अभी तक चला आ रहा है। तो इस पूरे मामले को क्या ठीक से हैंडल नहीं कर पाई सरकार? बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी। नहीं, देखिए, सरकार अभी भी ठीक से हैंडल कर सकती है और सरकार सबसे पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों को बुला करके उनके साथ चर्चा करे। विभिन्न वर्गों के जो संगठन है, आजाद से, अपात से, पिछड़ा वर्ग के हैं, SC ST के हैं, इन सारे संगठनों को बुलाकर बात करे और इनके नेताओं के साथ सारी वस्तुस्थिति रखे कि ये चीजें हुई थी और हमें इसको कैसे सुधारना चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ साथ वो कांग्रेस को भी बुलाए, क्योंकि जो देखिए राघवेंद्र जी, आज कोई भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो कल आने वाले समय में अन्य वर्गों के हितों पर भी प्रभाव डालेगा और तब फिर वो सरकार, तब वो वर्ग फिर कोर्ट में जाएगा और फिर सरकार को ये लगातार इस मामले से जूझना पड़ेगा। इसलिए एक बार बैठ करके ऐसा निर्णय लागू करवाया जाए जिसमें आम जनता, कर्मचारी और राजनीतिक दल सभी सहमत हो, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल इसमें सर्वदलीय बैठक के साथ साथ सर्वदलीय, मतलब एक तरह से जो गौरव जी कह रहे हैं कि सभी वर्गों के जो कर्मचारी संगठन है उनको भी बुला लिया जाए, तो फिर ये भले विस्तारित हो, लेकिन इस विस्तारित बैठक के नतीजे ऐसे आएंगे जिससे समाज में समरसता रहेगी और विवाद कम से कम न्यूनतम हो जाएगा। आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी। बिल्कुल ये बात सही है कि जब कर्मचारी प्रतिनिधि रहेंगे तो वो अपनी बात रख पाएंगे। और मैं तो कहता हूँ जो जातियों के प्रतिनिधि हैं, जो समाजों के अध्यक्ष हैं, उनको भी बुला लेना चाहिए, वो भी अपनी समाज की बात रख सकते हैं। तो इस तरह से वाकई में एक सर्वमान्य हल होना चाहिए, अन्यथा ये क्रम चलता रहेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश कल जो हो रही है, अगर वो
सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर जो बात गौरव जी कह रहे हैं, जो देवदत्त जी कह रहे हैं, जो रमेश सिंह जी ने कहा कि फिर सभी वर्ग के कर्मचारी संगठन, सभी जातियों के जो समूह के नेता हैं उनको बुलाकर बात करनी चाहिए। लेकिन इसमें रायता फैल भी सकता है और सिमट भी सकता है। इसमें लीडरशिप की जो कार्यकुशलता है, जो एक तरह से उनकी वाकपटुता है, या जो एक तात्कालिक जो बुद्धि है, उसकी भी परीक्षा होगी। तो देखते आने वाले दिनों में क्या होगा। इस चर्चा को हम यही रोक रहे हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, रमेश जी आपका बहुत धन्यवाद, और देवदत्त जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।